मूंछों पर ताव, कंधे पर जनेऊ, कमर में पिस्टल, शेर सी शख्सियत। वो याद थे, वो याद हैं, वो याद रहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं बात कर रही हूँ चंद्रशेखर आजाद की। ये मेरा सौभाग्य ही है कि आज मैं प्रयागराज के उस चंद्रशेखर आजाद पार्क में हूँ जहाँ पर 1931 में सैकड़ों अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आजाद की जिंदगी का जो आखिरी लम्हा था वो मैंने हमेशा फिल्मों में देखा था, और वाकई में वो सीन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे। और आज मैं किसी फिल्मी सेट पर नहीं बल्कि हकीकत में उस जगह पर हूँ जहाँ पर ये सब घटना हुई थी। जब मैं अंदर आई और मैंने सामने चंद्रशेखर आजाद की ये प्रतिमा देखी तो मैं बहुत देर तक देखती ही रह गई। मैं निशब्द सी हो गई क्योंकि मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। और आप देखिए, ये प्रतिमा देखकर ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा आजाद के बारे में। कितनी अच्छी कदकाठी, चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास और मूंछों पर क्या ताव दे रहे हैं वो। कुछ ऐसे ही थे हमारे आजाद। वैसे चंद्रशेखर नाम का मतलब ही है जिसके शिखर पर चंद्र हो, पर चंद्रशेखर आजाद तो अपने आप में ही सूरज थे। उनका तेज प्रताप, गुस्सा, भारत को आजाद कराने की जिद कुछ ऐसी थी कि अंग्रेज तक उनसे डरते थे। जिस तरह उनका नाम आजाद था तो वो आजादी से जीना भी जानते थे। वैसे जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमारी सोच कुछ अलग होती है, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर कोई इतिहास हो, यहाँ या फिर जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी कभी रहा करते हो या वो शहीद हुए हो, तो आपकी सोच और भावनाएं बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब जैसे इस वक्त मैं फील कर रही हूँ, मेरा जो यहाँ बैठने का अनुभव है वो बिल्कुल अलग है, मतलब सबसे अलग। मैं ये वीडियो शूट करने से पहले यहाँ पर बहुत देर तक बैठी रही, बहुत कुछ सोच रही थी कि मतलब कैसा माहौल होगा 1931 में जब सैकड़ों ब्रिटिश पुलिस यहाँ पर आई होगी और चारों तरफ उनकी गाड़ियों और उनकी गोलियों का शोर होगा। चंद्रशेखर आजाद यहाँ अकेले अपनी एक पिस्टल के साथ थे। मतलब कैसे बहादुरी से डटकर उन्होंने मुकाबला किया होगा ब्रिटिश पुलिस का, कितनी हिम्मत दिखाई होगी उन्होंने, आखिरी सांस तक वो लड़े होंगे और कितना कुछ उस वक्त उनके जहन में चल रहा होगा। वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी शायद यही सोच रहे होंगे कि काश मैं अपनी मातृभूमि के लिए थोड़ा सा और लड़ पाता, काश मैं अपने देश को आज़ाद होते हुए देख पाता अपनी आँखों से। एक चिंता भी शायद उनके मन में ये कहीं ना कहीं होगी कि कहीं ये लड़ाई हम हार तो नहीं जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें उस वक्त उनके मन में चल रही होंगी। वो ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितने साल अभी और लगेंगे हमें आज़ादी के लिए। तो यही सब शायद इस पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने आखिरी समय में सोच रहे होंगे, और कैसे उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली होगी और कैसे उससे अपने आप को शहीद किया होगा। वाकई में ये बहुत सोचना ही अपने आप में अलग बात है। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही भारत की स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के खास साथियों में से थे। 17 साल के चंद्रशेखर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल भी हो गए थे। दल में उनको सब पता है क्विक सिल्वर कहकर बुलाते थे। इसका मतलब था जिसका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, उनका पारा चढ़ जाता था। पार्टी की ओर से पैसा इकट्ठा करना हो या फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना हो, वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश करना हो, काकोरी कांड हो या फिर कुछ भी हो, इन सब की योजना जो बनती थी ना, उसका नेतृत्व मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद ही किया करते थे। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी चंद्रशेखर आजाद ने ही लिया था सैंडर्स की हत्या करके। तो इस तरह की जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, जितना भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को जो कोशिशें होती थी, उसमें उनकी मुख्य भूमिका होती थी और उनका जो नेतृत्व होता था वो मुख्य तौर पर रहा करता था।
उन्होंने इतना कुछ देश के लिए किया है कि अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो खैर मैं आपको ये बताती हूँ कि वो यहाँ इस पार्क में पहुँचे कैसे थे और कैसे ब्रिटिश पुलिस उनका पीछा करती आई थी और वो आखिरी लम्हा कैसा था, वो मैं आपको बताऊंगी। बताते हैं कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें फांसी दिए जाने की तैयारियां चल रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। वो जेल तोड़कर भगत सिंह को छुड़ाने की योजना भी बना चुके थे, लेकिन भगत सिंह जेल से इस तरह बाहर निकलने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थे और वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो परेशान चंद्रशेखर आजाद हर तरह से भगत को फांसी से रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेशंकर विद्यार्थी से मिले। तो विद्यार्थी ने उनसे कहा कि वो फौरन इलाहाबाद जाएं और वहां पर जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में मिलें, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क से बस कुछ ही दूरी पर है यहाँ से। तो ऐसा कहा जाता है कि यही उन्होंने विद्यार्थी ने उनसे कहा था कि वो नेहरू से जाकर मिले। तो वो नेहरू के आवास पर पहुंचे और उनसे आग्रह भी किया कि गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए वो जोर डालें। ऐसा कहा जाता है, बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज तक पता नहीं कि क्या सच है और क्या नहीं है। तो जब वहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो ऐसा बताया गया कि वो वहाँ से गुस्से में निकले और कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि नेहरू जो थे वो उनसे मिले ही नहीं थे। खैर जो भी हुआ था, मगर आज़ाद जो थे वो आनंद भवन के पास से निकलकर अपनी साइकिल पर बैठे और उस वक्त के अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो वो इस ओर अपनी साइकिल पर बैठकर चल दिए। तो अल्फ्रेड पार्क में अपने एक खास दोस्त सुखदेव राज से वो बात कर रहे थे। सुखदेव राज ने उनसे कहा कि आपके पास पैसे तो हैं, तो फिर आप रशिया क्यों नहीं चले जाते हैं। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े होकर लड़ूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो उन्होंने कुछ पैसे अपनी जेब से निकाले राजगुरु की माँ के लिए और उन्होंने कहा कि ये उन्हें दे देना। तभी क्या हुआ कि पूरी तरह से गोलियां चलने लगी। सुखदेव राज पंडित जी चिल्ला रहे थे, पर आजाद ने उन्हें बचाकर पेड़ की ओट में छिपा कर वहां से सुरक्षित भेज दिया कि तुम जाओ, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये पुलिस जो पहुंची थी, ब्रिटिश पुलिस, वो किसी मुखबिर के कहने पर वहां पहुंची थी। तो ये जो पूरी टुकड़ी थी, इसने चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया था। कुछ टुकड़ी जो थी पुलिस की वो अंदर आ गई थी और कुछ जो थी वो बाहर पार्क के ही घेराबंदी किए खड़ी थी। अब आप सोचिए कि चाहे जितना भी ताकतवर इंसान हो या उसके पास जितनी भी पिस्टल हो, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में ब्रिटिश पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी कर लेगी तो एक अकेला इंसान क्या कर पाएगा? आखिरकार वो कितनी देर तक लड़ेंगे? कितनी उनके पास बंदूक में गोलियां थी, वो कितनी गोलियां चलाते और वो कितनी देर तक उन लोगों से लड़ पाते। लेकिन तब भी वो बहादुर थे, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो निडर सोचते रहे कि हाँ, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं लगूंगा। अगर कुछ होगा तो मैं खुद ही को गोली मार लूंगा, लेकिन उनको मैं जिंदा कभी नहीं मिलूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्टल थी उसमें उनकी करीब 8 गोलियां थी और वो ब्रिटिश पुलिस से लड़ते रहे जब तक वो लड़ सकते थे। लेकिन हाथ में मौजूद पिस्टल और उसमें रही करीब 8 गोलियां जो थी वो खत्म हो गई। तो आज़ाद ने अपने पास रखी 8 गोलियों की जो दूसरी मैगजीन थी वो फिर से पिस्टल में लोड कर ली और रुक कर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। 15 अंग्रेज सिपाहियों को उन्होंने निशाना बनाया था और जितनी भी गोलियां चलाई हर बार अचूक निशाने की तरह लगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे। कोई ना कोई वर्दीधारी हर बार उनकी गोली से मारा गया, कुछ घायल हो गए। तो दहशत के कारण अंग्रेज भी पेड़ों की आड़ में छुपे थे, जबकि वो बहुत सारे थे और चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, लेकिन फिर भी वो पेड़ की ओट में छुपकर लड़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि चंद्रशेखर आजाद अकेले हैं लेकिन बहुत ताकतवर हैं। एक अकेले क्रांतिकारी के सामने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों की टोली बौनी साबित हो रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने 15 वर्दीधारियों को अपना निशाना बना लिया था, लेकिन अब उनकी गोलियां खत्म होने वाली थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्टल चेक की तो उसमें बस एक ही गोली बची थी। वो चाहते तो उस एक गोली से किसी अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी उन्हें
कभी कोई नहीं पकड़ सकता, कोई अंग्रेज उन्हें जीते जी हाथ नहीं लगा सकेगा। तो वो कसम को पूरा करने के लिए आखिरकार उस महान योद्धा ने वो फैसला लिया जिसे हमेशा के लिए वो आज़ाद हो गए। 27 फरवरी 1931 यही पार्क, यही जगह जहाँ पर आज़ाद के लिए ये उनका जो दिन था 1931 को, वो आखिरी दिन साबित हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पिस्टल की आखिरी गोली ली और अपनी कनपटी पर चला दी और वो वहीं पेड़ के नीचे हमेशा के लिए शांत हो गए, हमेशा के लिए वो अमर हो गए। पता है, आज़ाद जब भी अपने साथियों के साथ बैठा करते थे, चाय वाय पे जब चर्चा चलती होगी उनकी, तो वो अपने साथियों से कहते थे कि गिरफ्तार होकर अदालत के हाथ में आकर मुझे अदालत के सामने हाथ बांधकर बंदरिया का नाच मुझे नहीं नाचना है। मेरी पिस्तल में 8 गोली है और 8 की दूसरी मैगजीन भी है, तो 15 दुश्मन पर चलाऊंगा और 16 भी मैं खुद पर चला लूंगा, लेकिन जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। जिंदा रहते हुए अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूंगा। और उन्होंने इस वचन को निभाया भी और उन्होंने अपने आखिरी समय में किसी अंग्रेज के हाथ ना आकर अपने ही गोली मार ली और वो शहीद हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आज़ाद के बलिदान की खबर जनता को लगी तो सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उस वक्त उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उसी वृक्ष की पूजा करने लगे। लोग उस स्थान की मिट्टी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर अपने घर ले जाने लगे और उसे अपने माथे से लगाने लगे। और आज भी लोग आज़ाद के उस आखिरी लम्हे को महसूस करने यहाँ आते हैं, जिसमें वो भारत माँ के लिए शहीद हो गए थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इस आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। राष्ट्र धर्म की खातिर क्रांति की पहली गोली चलाने वाले को भले ही तोपों से उड़ा दिया गया हो, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने लगाई, उस आग में तप कर निकले स्वाधीनता सेनानियों ने अपने आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर जरूर कर दिया। वो महानायक जिन्होंने बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके किए, तो किसी ने देश के लिए आज़ाद शहीद होना चुना। ऐसे सभी महावीरों को हमारा नमन। जय हिंद, जय भारत।